हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोशा स्टडी में। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, जो कि अपने कक्षा 9th की बुक है, जिसमें हम 4th लेसन पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलन। ओके फ्रेंड्स, तो आज इस लेसन की अपनी ये दूसरी क्लास है जो कि शुरू होती है। यद्यपि मेवाड़ की भील समस्या को 19वीं सदी के अंत तक पर्याप्त सीमा तक सुलझा लिया गया था, किंतु डूंगरपुर व बांसवाड़ा के भीलों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। अतः 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में गोविंदगिरी के नेतृत्व में शक्तिशाली भील आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो 20वीं शताब्दी के में क्या है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में क्या है, गोविंदगिरी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली भील आंदोलन क्या हुआ, शुरू हुआ। गोविंदगिरी ने भीलों के उत्थान हेतु समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन आरंभ किया। तो गोविंदगिरी ने क्या किया, भीलों के उत्थान हेतु समाज और धर्म आंदोलन क्या है, प्रारंभ किए, जो आगे चलकर राजनीतिक आर्थिक विद्रोह में परिवर्तित हो गया। गोविंदगिरी डूंगरपुर में बेड़सा नामक गांव के निवासी एवं जाति से बंजारा थे। ये दोनों क्वेश्चन बन चुके हैं कि गोविंदगिरी जो है वो उनका जन्म कहाँ हुआ। तो उनका जन्म कहाँ हुआ, बेड़सा। बेड़सा जो कि कहाँ है, डूंगरपुर में है, डूंगरपुर में। और ये जाति से क्या थे, इनकी जाति भी पूछी गई है, ये क्या थे, बंजारा थे। वे स्वयं छोटे किसान थे। उनकी निर्धन आर्थिक दशा, उनके पुत्रों एवं व पत्नी की मृत्यु ने उन्हें अध्यात्म की ओर प्रेरित किया। वे सन्यासी बन गए। वे कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बन गए। तो ये भी पूछा जा चुका है कि उनके गुरु कौन थे। तो उनके गुरु कौन थे, साधु राजगिरी। और ये कोटा और बूंदी के क्या है, अखाड़े में जो थे साधु राजगिरी, उनके शिष्य बन गए। उन्होंने धूनी स्थापित कर एवं निशान ध्वज लगाकर आसपास के क्षेत्र में भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना प्रारंभ किया। गोविंदगिरी के विचारों ने भीलों को जागृत किया, उन्हें अपनी दशाओं व अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। इन विचारों ने उन्हें यह सोचने के लिए भी बाध्य कर दिया था कि उनके वर्तमान शासकों ने उन्हें पराधीन कर रखा है, जबकि वे स्वयं इस भूमि के स्वामी थे। उन्हें इस पर पुनः शासन करना चाहिए। इस प्रकार यह समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन आर्थिक एवं राजनीतिक आंदोलन में बदलता जा रहा था। गोविंदगिरी की उपयुक्त शिक्षाओं व कल्याणकारी गतिविधियों के कारण उनका भगत पंथ भीलों में अत्यधिक लोकप्रिय हो रहा था। गोविंदगिरी के बढ़ते हुए प्रभाव से राजा, उनके अधिकारी एवं जागीरदार चिंतित होने लगे थे कि उनका बढ़ता हुआ प्रभाव कहीं उनकी सत्ता को पलट न दे। अतः वे इन उपदेशकों एवं प्रचारकों को अपने राज्य एवं जागीर की सीमाओं से बाहर निकल जाने पर बाध्य करने लगे, जिससे वर्गीय कटुता बढ़ने लगी तथा समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन राजनीतिक स्वरूप प्राप्त करने लगा था। सन 1908 में गोविंदगिरी ने राजपूताना छोड़कर 1910 तक एक कृषक के रूप में गुजरात के सूंथ व ईडर राज्य के भीलों में कार्य किया। तो ये पूछा जा चुका है कि उन्होंने कहाँ कृषक के रूप में कार्य किया। तो गुजरात के सूंथ व ईडर जो राज्य थे उनमें क्या है, एक किसान के रूप में कार्य किया। और ये 1908 में क्या है, राजपूताना छोड़कर यानी कि राजस्थान छोड़कर 1910 तक कहाँ रहे, छोड़कर चले गए थे गुजरात में। और 1910
दस्तक क्या है वहाँ रहे और कृषक के रूप में कार्य किया। उन्होंने इन राज्यों में भीलों को जागृत कर उनकी शक्तिशाली जन आंदोलन तैयार किया था। ईडर राज्य के अंतर्गत पालपट्टा में भी भील आंदोलन एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि वहाँ जागीरदार ने भीलों के साथ 24 फरवरी 1910 को एक समझौता किया। कहाँ? पालपट्टा के जो भील थे उनके क्या है साथ क्या है एक समझौता किया। कब? 24 फरवरी 1910 को। इस समझौते के अंतर्गत कुल 21 शर्तें थी जो भीलों के अधिकारों से संबंध रखती थी। इस समझौते से ने राजस्थान व गुजरात के भीलों को सामंती शोषण के विरुद्ध लड़ने का उत्साह दिया। तो इस समझौते ने क्या किया कि जो राजस्थान और गुजरात के भील थे उन्हें क्या सामंती शोषण के विरुद्ध लड़ने का उत्साह दिया। यह समझौता गोविंदगिरी के आंदोलन की सफलता कहा जा सकता है। सन 1911 के आरंभ में वह डूंगरपुर स्थित अपने मूल स्थान बेड़सा वापस आ गए। तो 10 तक गुजरात में रहे और 11 में क्या है वो डूंगरपुर में स्थित अपने मूल निवास कौन सा बेड़सा वहाँ क्या है वापस आ गए। वहाँ उसने धूनी स्थापित कर भीलों को आधुनिक पद्धति पर उपदेश देना प्रारंभ किया। सन 1911 में उन्होंने अपने पंथ के एक नए रूप में संगठित किया तथा धार्मिक शिक्षाओं के साथ साथ भीलों को सामंती व औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति की युक्ति भी समझाने लगे। उन्होंने प्रत्येक भील गांव में अपनी धूनी स्थापित की तथा इनकी सुरक्षा हेतु कोतवाल नियुक्त किए। तो प्रत्येक गांव में उन्होंने क्या स्थापित की? धूनी। और उनकी रक्षा के लिए क्या किया? एक कोतवाल भी नियुक्त किया। गोविंदगिरी द्वारा नियुक्त कोतवाल केवल धार्मिक मुखिया ही नहीं थे बल्कि अपने क्षेत्र में सभी मामले के प्रभारी थे। वे भीलों के मध्य विवादों का निपटारा भी करते थे। इस प्रकार अन्य अर्थों में गोविंदगिरी की समांतर सरकार चलने लगी, किंतु दूसरी ओर राजा व जागीरदारों द्वारा उनके शिष्यों का उत्पीड़न भी जारी रहा। तो ये पिक्चर है गोविंदगिरी जी की। बेड़सा गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र बन गया। तो ये पूछा जा सकता है कि गोविंदगिरी की जो गतिविधियां थी उनका केंद्र कौन सा था? तो उनका केंद्र था बेड़सा। कौन सा? बेड़सा। और बेड़सा कहाँ? डूंगरपुर में। ईडर, सूंथ, बांसवाड़ा व डूंगरपुर राज्यों तथा पंचमहल व खेड़ा जिलों में के भील वहां आने लगे। तो यहाँ ईडर, सूंथ, बांसवाड़ा, ईडर सूंथ कहाँ थे? गुजरात में। और बांसवाड़ा और डूंगरपुर तथा पंचमहल और खेड़ा जिले के भी क्या है भील वहां आने लगे। इस आंदोलन का प्रभाव संपूर्ण दक्षिणी राजस्थान के राज्यों व बम्बई सरकार के अंतर्गत गुजरात के भील क्षेत्रों में फैल गया। उनके बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत होकर अप्रैल 1313 में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कब? अप्रैल 1913 में डूंगरपुर पुलिस ने उन्हें क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। उनका सभी सामान जब्त कर लिया गया। उन्हें उनके धार्मिक पंथ को छोड़ने के लिए धमकाया। सामंती एवं औपनिवेशिक सत्ता द्वारा उत्पीड़क व्यवहार ने गोविंदगिरी एवं उनके शिष्यों को सामंती व औपनिवेशिक दासता से मुक्ति प्राप्त करने हेतु भील राज्य की स्थापना की योजना बनाने की ओर प्रेरित किया। मानगढ़ धाम की पिक्चर है ये, आप देख सकते हैं। गोविंदगिरी अक्टूबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचे तथा भीलों को पहाड़ी पर एकत्रित होने के लिए संदेश वाहक भेजे गए। धीरे धीरे भारी संख्या में भील पहाड़ी पर आने लगे थे तथा साथ में राशन पानी व हथियार भी ला रहे थे। इन गतिविधियों ने सूंथ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व ईडर राज्यों को चौकन्ना कर दिया। इन सभी राज्यों ने अपने संबंधित अंग्रेज अधिकारियों से मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े व पालों में युद्ध के लिए तैयारी कर रहे भीलों को कुचलने की प्रार्थना की। 6 से 10 नवंबर 1913 में
मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियां, 104 वेल्जली राइफल की एक कंपनी व 7वीं राजपूत रेजिमेंट की एक कंपनी मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े को कुचलने के लिए पहुंची। कब? 6 से 10 नवंबर के बीच में 1913 में मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियां और इसके अलावा 104 वेल्जली राइफल की एक कंपनी, उसके बाद 7वीं राजपूत रेजिमेंट की एक कंपनी मानगढ़ पर क्या है, मानगढ़ जो धाम था उस पर क्या है, भीलों का जो जमावड़ा था उसको कुचलने के लिए पहुंची। विफल वार्ताओं के बाद 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी फौजों ने मानगढ़ की पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया। मानगढ़ की पहाड़ी के सामने दूसरी पहाड़ी पर अंग्रेजी फौजों ने तोप व मशीन गनें तैनात कर रखी थी एवं वहीं से गोला बारूद दागे जाने लगे। लगभग 1 घंटे तक मानगढ़ पर भीलों ने सेना का सफल मुकाबला किया, किंतु आधुनिक युद्ध सामग्री के समक्ष अधिक समय तक वे टिक नहीं सके और 1 घंटे तक क्या है उनका मुकाबला किया, लेकिन जो अंग्रेजों के पास थी वो आधुनिक पद्धति थी, जिसके कारण क्या है वो भील जो है उनके सामने टिक नहीं सके। मानगढ़ की पहाड़ी के नीचे तैनात अंग्रेजी फौज पहाड़ी को घेरते हुए ऊपर पहुंची थी तथा भीलों को अंधाधुंध गोलियों से भूनना आरंभ कर दिया और क्या है उन पर अंधाधुंध जो है गोलियां बरसानी शुरू कर दी। भीलों में भी भगदड़ मच गई कि कुछ ही समय में पहाड़ी पर भीलों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके उपरांत भी भीलों का कत्लेआम जारी रहा और आत्मसमर्पण के बाद भी क्या है भीलों का कत्लेआम क्या रहा, जारी रहा। अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार कुल 100 भील मारे गए थे तथा 900 भीलों को बंदी बना लिया गया। इसके साथ ही गोविंदगिरी व पूंजिया को भी बंदी बना लिया गया था। भील आंदोलन कुचल दिया गया था, किंतु भील अपने गुरु की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलित थे। भीलों में गोविंदगिरी भारी लोकप्रिय थे, क्योंकि उन्हें अनेक बुराइयों से मुक्ति दिलाई थी। अतः गोविंदगिरी की लोकप्रियता के कारण उनकी आजीवन कारावास की सजा को 10 वर्ष की सजा में बदल दिया गया तथा 7 वर्ष के पश्चात इस शर्त पर रिहा कर दिया गया था कि वे सूंथ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ व ईडर राज्यों में प्रवेश नहीं करेंगे। वे सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के झालोद नामक गांव में रहने लगे। इसी स्थान पर सभी क्षेत्रों के भगत भील उनके प्रवचन सुनने वहां पहुंचने लगे। ओके, जो मानगढ़ जो धाम था उसमें जो गोलीबारी हुई उसमें भील मारे गए, उसको भारत का प्रथम जलियांवाला बाग की संज्ञा दी गई। तो ये पूछा जा सकता है कि प्रथम जलियांवाला बाग की संज्ञा किसे दी गई है? जो राजस्थान में मानगढ़ धाम में गोलीबारी हुई और जिसमें भील जो लोग हैं मारे गए उसको। इसके अलावा क्या है, जो मानगढ़ धाम है उसे क्या कहते हैं? राजस्थान का जलियांवाला बाग। संप सभा के बारे में जान लेते हैं। संप सभा के बारे में, तो संप सभा का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया? गोविंदगिरी के द्वारा। कब किया गया? 1883 में। कब किया गया? 1883 में। और कहाँ हुआ? सिरोही में। कहाँ? सिरोही में। इसके जो कार्य था वो क्या था?
कार्य कार्य क्या था? भीलों में, ये भी पूछा जा चुका है, भीलों को संगठित कर उनमें सामाजिक व राजनीतिक जागृति लाना। इसके अलावा ये पूछा जा चुका है कि जो संसभा का पहला सम्मेलन है वो कब हुआ? संसभा का पहला सम्मेलन गठन तो हुआ 1883 में, कहाँ? सिरोही में। और पहला जो सम्मेलन है वो कब हुआ? पहला सम्मेलन कब हुआ? 1903 में। जब इसकी स्थापना हुई तो ये डिसाइड किया गया कि 20 वर्ष बाद इसका क्या होगा? सम्मेलन होगा। तो प्रथम अधिवेशन कब हुआ इसका? 1903 में। और अगला जो हुआ 1913 में जो है उसमें क्या हुआ? मानगढ़ जो हत्याकांड हुआ, मानगढ़ हत्याकांड कब? 17 नवंबर 1913 को हुआ। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है गोविंद गिरी से कि गोविंद गिरी के जो शिष्य थे वो कौन थे? तो इनके जो शिष्य थे वो कौन थे? पुंजाधीर जी। ये भी क्वेश्चन बन चुका है, पुंजाधीर जी। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लगभग जो है अपना संसभा से संबंधित और गोविंद गिरी से संबंधित लगभग सभी फैक्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है अपना उदयपुर राज्य में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन। अब है हम पढ़ते हैं मोतीलाल तेजावत के बारे में। असहयोग आंदोलन की जागृति के प्रभाव से 1921 में मेवाड़ व अन्य राज्यों के भीलों व ग्रासियों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ा। कब? 1921 में भील और ग्रासियों दोनों ने मिलकर क्या है? मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ा। मोतीलाल तेजावत उदयपुर के झाड़ोल ठिकाने के अंतर्गत कोलियारी गांव के निवासी व ओसवाल बनिया जाति के थे। तो ये भी दोनों क्वेश्चन बन चुके हैं कि मोतीलाल तेजावत का जन्म है वो कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? कोलियारी गांव में। और ये जाति से क्या थे? ओसवाल। क्या थे? ओसवाल। ये क्वेश्चन भी बन चुका है, ओसवाल बनिया थे। उन्होंने कुछ समय झाड़ोल ठिकाने के कामदार के रूप में भी कार्य किया। तो ये भी पूछा जा चुका है कि वो कामदार के रूप में उन्होंने कार्य कहाँ किया? तो कहाँ किया? झाड़ोल में। कहाँ? झाड़ोल में। इसी दौरान वह इस ठिकाने के भीलों के संपर्क में आए। झाड़ोल के जागीरदारों के कुछ मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने ठिकाने की नौकरी छोड़कर परचून का व्यवसाय प्रारंभ किया। और झाड़ोल की जो जागीरदार थे उससे मतभेद होने के कारण उन्होंने क्या है? वहाँ की नौकरी छोड़ दी। वह भील क्षेत्रों में घूम घूम कर मिर्च मसाला आदि बेचते थे तथा पोसीना ठिकाने के सामलिया नामक स्थान पर रहने वाले चित्रे विचित्रे के मेले में नियमित रूप से दुकान लगाते थे। तो ये पूछा जा सकता है कि वो चित्रे विचित्रे का जो नियमित मेला था वो कहाँ था? तो सामलिया जो ठिकाना था उसमें था, सामलिया नामक स्थान पर था, लेकिन ठिकाना क्या था? पोसीना। अतः अपने व्यापार के माध्यम से वह उदयपुर राज्य के भीलों को अत्यधिक निकट संपर्क में आए। इसके कारण वो क्या है? भीलों के संपर्क में आए। मोतीलाल तेजावत की समाज सुधार की गतिविधियों ने उन्हें भीलों के मध्य काफ़ी लोकप्रिय बना दिया। इन उपदेशों के साथ उन्होंने आदिवासियों का एक ही आंदोलन भी प्रारंभ किया। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार बन चुका है कि एक ही आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो किसके द्वारा? मोतीलाल तेजावत के द्वारा
एक ही आंदोलन का उद्देश्य राज्यों के व जागीरदारों द्वारा किए जाने वाले बिलों पर सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध संयुक्त रूप से विरोध करना था। तो इसका उद्देश्य भी पूछा जा चुका है कि एक ही आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो शोषण के विरुद्ध संयुक्त रूप से क्या करना था? विरोध। मोतीलाल तेजावत की गतिविधियां तो जाडोल जागीरदार तक ही सीमित थी, किंतु उनका प्रभाव अन्य भील क्षेत्रों में भी तीव्र गति से फैल रहा था। उनके बढ़ते प्रभाव से सत्ताधारियों का चिंतित होना संभाविक था। अतः सत्ताधारियों ने इसे एक चुनौती के रूप में लेते हुए भीलों पर जुल्म करने के कठोरतम कदम उठाए। इसी दौरान तेजावत विजय सिंह पथिक तथा अन्य नेताओं से मिले तथा उनके साथ विचार विमर्श कर भीलों की समस्याओं का समाधान हेतु कार्यक्रम तैयार किया। वह असहयोग आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। वह भीलों का ही ऐसा ही आंदोलन छेड़ना चाहते थे। इस समय तक बिजोलिया किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, जिससे तेजावत को भी उत्साहित किया। उत्साहित किया। उसे बिजोलिया के नेताओं से समर्थन का आश्वासन भी मिला, तो अपने कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान किया। जुलाई 1921 में उन्होंने भीलों का करबंदी सहित असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। कब? जुलाई 1921 में। जाडोल का शासक सामंत इस स्थिति से चिंतित हो गया था कि वह स्थिति को नियंत्रण में लाने के ध्येय से उसने 19 अगस्त 1921 को मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। तो मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कब किया गया? 19 अगस्त 1921 को। तेजावत की गिरफ्तारी ने भीलों को और अधिक उत्तेजित कर दिया। अपने नेताओं को मुक्त कराने के लिए हजारों भील एकत्रित हो गए। भीलों के भारी जमावड़े ने तेजावत को मुक्त करने हेतु ठाकुर को बाध्य कर दिया। इसके पश्चात तेजावत ने अपना आंदोलन और भी तीव्र कर दिया। दिसंबर 1921 तक उदयपुर राज्य में किसान एवं आदिवासी आंदोलन के कारण एक विस्फोट स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भील आंदोलन के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने 1 जनवरी 1922 को भीलों को कुछ छूट देने का निर्णय लिया एवं तदनुसार जागीरदारों को सलाह दी गई थी। आंदोलन के परिणाम स्वरूप राज्य का यह निर्णय समर्पण का सूचक था, जिसने भीलों की इच्छा शक्ति को और अधिक बढ़ा दिया। तो कब? दिसंबर 1921 में उदयपुर राज्य में किसान और आदिवासी आंदोलन के कारण क्या हुआ? विस्फोट की स्थिति हो गई। और 1 जनवरी 1922 को भीलों को क्या है, कर में कुछ छूट दी, और जिसके कारण क्या है, यह आंदोलन थोड़ा शांत हुआ। जनवरी 1922 में मोतीलाल तेजावत ने सिरोही राज्य में प्रवेश किया। कब? जनवरी 1922 में मोतीलाल तेजावत ने कहा? सिरोही में प्रवेश किया, जहां भारी संख्या में भील व ग्रासिया आदिवासी रहते थे। वे उदयपुर के आंदोलन से बहुत प्रभावित थे एवं सिरोही में ऐसा ही आंदोलन छेड़ना चाहते थे। वे उदयपुर में जैसा आंदोलन है कि वैसा ही वो क्या है, सिरोही में भी आंदोलन करना चाहते थे। वास्तव में मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के भय से उदयपुर से भागकर सिरोही नहीं गए थे, बल्कि उन्हें सिरोही के भीलों व ग्रासियों ने अपने मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित किया कि मोतीलाल तेजावत जो है वास्तव में क्या है, उदयपुर राज्य से भयभीत होकर नहीं गए थे, बल्कि सिरोही के जो भील और ग्रासिया थे उन्होंने क्या है, उन्हें मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित किया था। इस समय तक उन्हें यह भी पूरा भरोसा हो गया था कि उदयपुर में उनके अनुयायी उनकी अनुपस्थिति में आंदोलन चलाने में सक्षम थे। सिरोही राज्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र बना। तो दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा जिला बना? सिरोही। सिरोही राज्य में भी आदिवासियों की जीवन दशाएं मेवाड़ राज्य के भीलों के समान ही थी। सन 1922 में तेजावत ने सिरोही राज्य के आदिवासियों में प्रवेश किया। यहाँ भी उन्होंने उदयपुर के भीलों की पद्धति पर
ग्रासिया आदिवासियों में समाज सुधार के कार्य आरंभ किए। उसने ग्रासियों के उत्थान हेतु समाज सुधार के साथ साथ एक आर्थिक संघर्ष भी आरंभ किया। जनवरी 1922 में तेजावत ने भ्रमण करते हुए भीलों व ग्रासियों की अनेक सभाएं की तथा उन्हें करबंदी व राज्य के साथ असहयोग हेतु खुला आह्वान दिया। 11 फरवरी 1922 को कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कब? 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो था उसे वापस ले लिया गया तथा ब्रिटिश अधिकारियों ने संपूर्ण भारत में किसानों व आदिवासी आंदोलन को शक्तिपूर्वक कुचलने की नीति बनाई। तो असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण क्या है? दीवान रमाकांत मालवीय ने गांधी पथिक व राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही के आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने के प्रयास किए थे, किंतु अपने प्रयासों की असफलता से झुंझलाकर ग्रासियों के मुख्य गांव सियावा में कर वसूली के लिए सेना भेजने का निर्णय लिया। राज्य व अंग्रेजों की सेना ने इस गांव में 12 अप्रैल 1922 को आक्रमण कर दिया। कब? 12 अप्रैल 1922 को। कहाँ? ग्रासियों का जो गांव था कौन सा? सियावा जो गांव था उस पर क्या है? आक्रमण कर दिया। इन सैनिक कार्यवाही में अनेक ग्रासियों की जानें गईं तथा फौज ने उनके घर, अनाज व पशु जलाकर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। इसके पश्चात भी सैनिक अभियान जारी रहा। 5 मई 1922 को सेना ने बलोरिया गांव पर आक्रमण किया। कब? 5 मई 1922 को। कहाँ? बलोरिया गांव में क्या किया? आक्रमण किया। इस गांव का बहुत बड़ा भाग जला दिया गया। इससे 11 आदिवासियों की जानें गईं। 6 मई को भूला एवं नवावास नामक गांव के सैनिक आक्रमणों का शिकार होना पड़ा। इन गांव की अधिकांश झोपड़ियों को जलाकर राख कर दिया गया। सिरोही राज्य व अंग्रेजी सेना की संयुक्त कार्रवाइयों ने भीलों व ग्रासियों का मनोबल तोड़ दिया था। ऐसी स्थिति में भूला, नवावास, बलोलिया व अन्य प्रभावित गांवों के आदिवासी मुखिया सिरोही के दीवान व पॉलिटिकल ऑफिसर से 11 व 12 मई 1922 को मिले। कब मिले? 11 व 12 मई को 1922 को एवं एक की शपथ तोड़ने हेतु सहमति व्यक्त की। इन अधिकारियों ने के समक्ष आदिवासी मुखियाओं ने एकी आंदोलन की निंदा करते हुए इससे अपने आप को अलग घोषित किया। इस प्रकार सिरोही के आदिवासी आंदोलन को सत्ता पक्ष द्वारा कुचल दिया गया। अधिकारियों की मान्यता थी कि आदिवासियों ने एकी आंदोलन को किसी राजनीति के तहत स्थगित कर दिया है। इस आंदोलन के पुनर्जीवित होने की संपूर्ण संभावना है। अतः दीवान व अधिकारियों ने सिरोही के शासक को सुझाव दिया कि आदिवासियों को कुछ छूट व सहूलियत देकर ही पूर्णतः शांति स्थापित की जा सकती है। और मोतीलाल तेजावत ने 1923 में आरंभ में पुनः एकी आंदोलन प्रारंभ करने का प्रयास किया। तो दोबारा से जो है एकी आंदोलन प्रारंभ करने का प्रयास कब किया गया? 1923 में, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर भी सिरोही राज्य के भाकर, सांतपुर, पिंडवाड़ा आदि परगनों में अशांति बनी रही। सन 1927 में जाकर आदिवासी पंचों ने सिरोही राज्य के अधिकारियों के साथ समझौता किया। तत्पश्चात इन परगनों में शांति स्थापित की जा सकी। कब? सन 1927 में। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आरंभ हुआ सिरोही का आदिवासी आंदोलन सही अर्थों में 1929 में तेजावत की गिरफ्तारी के पश्चात ही समाप्त हुआ। कब? 1929 में समाप्त हुआ। उदयपुर व सिरोही राज्यों के भीलों व ग्रासिया 1921 से 29 के मध्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में
अशांत बने रहे। राज्यों, जागीरदारों व अंग्रेजों के ने अशिक्षित व भोले आदिवासियों पर सभी प्रकार के अत्याचार किए। इसी क्रम में सैनिक कार्रवाइयों की एक श्रृंखला आरंभ की गई, जिसने आदिवासियों का मनोबल तोड़ दिया। जनवरी 1924 के पश्चात तेजावत भूमिगत हो गए, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी पर उदयपुर, सिरोही व ईडर राज्यों ने पुरस्कार घोषित कर दिए। तो जनवरी 1924 में क्या है, तेजावत जी भूमिगत हो गए। तो ये पूछा जा सकता है कि कब जो है भूमिगत हो गए तेजावत जी, तो जनवरी 1924 में। अधिकारियों को यह स्पष्ट मान्यता थी कि वे जब तक तेजावत जी को नहीं घेरा जाएगा तब तक आदिवासी आंदोलन शांत नहीं हो सकता। 3 जून 1929 को ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ब्रह्म नामक गांव से तेजावत को गिरफ्तार किया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कब किया गया, 3 जून 1929 को, और कहाँ से किया गया। ईडर राज्य की जो पुलिस थी उसने खेड़ब्रह्म से क्या है उनको गिरफ्तार किया। ईडर पुलिस ने उन्हें उदयपुर राज्य को सौंप दिया, जहां उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाया गया। सन 1936 तक इसमें कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ। कब तक? 1936 तक तेजावत को जेल में ही रखा गया। उन्हें 3 अप्रैल 1936 को जेल से इस शर्त पर रिहा किया गया कि कोई आंदोलनात्मक कार्य नहीं करेंगे तथा उदयपुर राज्य की अनुमति के बिना उदयपुर शहर से बाहर नहीं निकलेंगे। और उन्हें कब जो है वो रिहा किया गया? 3 अप्रैल 1936 को। गिरफ्तार कब किया गया? 3 जून 1929 को, और रिहा किया गया 3 अप्रैल 1936 को। उदयपुर राज्य ने उनके गुजारे के लिए 30 रुपये प्रति माह का भत्ता स्वीकृत किया। पुनः उन्हें जनवरी 1945 में बंदी बना लिया गया। दोबारा बंदी कब बनाया गया? 1945 में, जब उन्होंने बोमट क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की। उसे फरवरी 1947 में रिहा किया गया। इसके अलावा थोड़ा मोतीलाल तेजावत जी के बारे में, मोतीलाल तेजावत के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट है वो जान लेते हैं। एक इन्होंने मेवाड़ पुकार जो कि क्या था, जो कि एक 21 सूत्री मांग पत्र था, उसे क्या है महाराणा के समक्ष प्रस्तुत किया। 21 सूत्री मांग पत्र, जिसे क्या नाम दिया गया? मेवाड़ पुकार। मोतीलाल तेजावत ने क्या है महाराणा के समक्ष पेश किया। जिसमें क्या था? जिसमें आदिवासियों के दुख, दर्द और कष्टों का क्या था? ब्यौरा था। ये पूछा जा चुका है कि ये किससे संबंधित था। तो ये आदिवासियों के जो दुख, तकलीफ और कष्ट थे उनका क्या था? ब्यौरा था। नेक्स्ट है अपने पास मीणा विद्रोह, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।